ओसवाल म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, जिसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियों और इससे जुड़े सेक्टर के अंदर ही मेजर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबका मोबाइल फ़ोन है, जिस पे हम अपने आधे से ज़्यादा काम आज की डेट में घर बैठे या ऑफिस में अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर लेते हैं। जिसमें बात करें मेजरली, अगर हमें ट्रैवलिंग के लिए कोई टैक्सी या ऑटो बुक करना हो तो हम अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। वहीं न्यूज़ अपडेट के लिए भी आज हम टीवी पर निर्भर नहीं हैं, हम अपनी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह भी सब अपने मोबाइल पर ही पा सकते हैं। वहीं टीम मीटिंग करनी हो तो वो भी हम डिजिटल ही कर सकते हैं। वहीं इसके अलावा अगर हमें फ़ूड ऑर्डर करना हो तो वो भी हम अपने मोबाइल ऐप के थ्रू, अपने फ़ोन के थ्रू ही कर सकते हैं। यहाँ तक कि एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में भी आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना रहा है और इस सेक्टर में लगातार ग्रोथ ही होती जा रही है और आगे फ्यूचर में भी इस ग्रोथ के बने रहने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस सेक्टर के अंदर आगे रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांस हैं। जहाँ पहले हमारे देश में इंटरनेट यूज़ करने वालों की संख्या 48% थी, वहीं 2024 के अंदर यह संख्या बढ़कर 64% की हो गई। वहीं अगर हम बात करें कि एवरेज डेटा यूजेज की, तो जहां 2019 के अंदर लगभग 11 GB डेटा यूजेज होता था, वहीं 20 में यह संख्या 13 GB की हो गई। 2021 आते आते यह 17 GB तक हो गई और 2022 में ये 19 GB प्लस हो गई। वहीं बात करें 2023 में तो इसके यूसेज की संख्या 24 हो गई। यानी अगर आप देखेंगे 2019 से लेकर 2023 में ये लगभग डबल से ज़्यादा की इसके अंदर ग्रोथ हुई है। वहीं बात करें तो धीरे धीरे 4G से लोग 5G की तरफ भी बड़ी तेज़ी से शिफ्ट कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे कि एक एवरेज इंडियन अपना जो 6 घंटे से ज़्यादा का समय ऑनलाइन ही अपना कवर करता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ज़्यादातर लोग डिजिटली अटैच रहेंगे अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो इसी के ऊपर वह अपना ज़्यादा समय बिताने के कारण अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम भी इसी मोड के थ्रू करना पसंद करेंगे। इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं अपना खुद का दे सकता हूँ, जहाँ मैं छोटे मोटे कामों के लिए पहले महीने में एक या 2 बार बैंक का चक्कर लगाया करता था, पर अगर आप करंट की बात करें तो पिछले 1 साल से मैंने बैंक का चक्कर नहीं लगाया है, क्योंकि मैं अपने सारे ज़्यादातर काम आज की डेट में ऑनलाइन अपनी बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपने फ़ोन या लैपटॉप के थ्रू ही ईज़िली कर सकता हूँ। इस वजह से आप देख सकते हैं कि डिजिटल का कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। बस डिजिटल रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर टॉप 10 कंपनियों के अंदर में से 7 कंपनियाँ जो है डिजिटल से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड कंपनियाँ हैं। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर टॉप 10 कंपनियों में से केवल 2 कंपनियां ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, जो कि दूसरे नंबर पर बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। वहीं अगर बात करें 7वें नंबर पर तो इन्फोसिस, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आईटी कंपनियों में शामिल है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ होने की कितनी संभावना है। इंडिया की टेक ओरिएंटेड कंपनियों का अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 2020 से 24 के बीच में, तो जहां इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ एफिलिएट कंपनी के अंदर रही है, जो कि 53% से ज़्यादा की है। वहीं अगर सबसे कम ग्रोथ वाली कंपनी की बात करें तो इन्फोसिस की है, जो कि 17% से ज़्यादा की ग्रोथ रही है पिछले 4 सालों के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में भी इन कंपनियों के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बात करें इस सेक्टर में ग्रोथ की, तो जहां इंटरनेट की 2010 के अंदर 8 से 10 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी, वहीं अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर 50 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन डॉलर की हिस्सेदारी थी। वहीं अगर इंटरनेट इकोनॉमी जीडीपी शेयरिंग की बात करें तो उसके अंदर 0.5% की थी, जो कि 2022 में बढ़कर टेक्नोलॉजी सेक्टर की हिस्सेदारी की बात करें तो यह 48% तक हो गई, जो कि 155 से 175 बिलियन डॉलर की इंटरनेट इकनॉमी की हिस्सेदारी हो गई। वहीं अगर बात करें टेक्नोलॉजी सेक्टर की तो इसकी हिस्सेदारी बढ़ के 320 बिलियन डॉलर से 350 बिलियन डॉलर हो गई। वहीं इसकी जीडीपी शेयर की बात करें तो 4 से 5% हो गया। वहीं 2030 के अंदर इसका लगभग 12 से 13% तक होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इकनॉमी ग्रोथ करेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइजेशन की तरफ मूव करेंगे, तो इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक
$1 ट्रिलियन की डिजिटल इकनॉमी को तैयार करना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का भी मेजर फोकस है और इनका इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी अपना लगातार हर साल बढ़ाती जा रही है। तो इस वजह से इस सेक्टर में ग्रोथ होना तो 100% है कि इस सेक्टर में ग्रोथ तो होगी होगी। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ होने की पूरी संभावना है। बात करें इस थीम में तो मेजर कौन कौन से सेक्टर कवर होने वाले हैं, तो इसके अंदर मेजरली अगर बात करें तो इंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स कंपनियां, लीडिंग बैंक हो गए, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया। वहीं अगर बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सिक्योरिटी ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, इसके अलावा पेमेंट सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कम्युनिकेशन। इस तरीके से टॉप के सारे ही सेक्टर्स के अंदर कवर होने वाले हैं। स्कीम डिटेल की तो यह मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो उसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न की पॉलिसी काम करने वाली है। तो यदि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर है तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट मेच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर ले लें। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क BSE टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 3 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 3 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन करें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उस पर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। इस म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एडलवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं साथ ही साथ इसी के अंदर यह अपना ETF भी लॉन्च कर रहा है, जो कि एडलवाइज निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 ETF के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब दोबारा से ये रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ETF वाले फंड के अंदर निवेश करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। वहीं नॉर्मल इंडेक्स फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह इंडेक्स फंड मल्टी कैप कैटेगरी का फंड की तरह काम करने वाला है, जहां अगर हम बात करें निफ्टी 50 के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें बेसिकली लार्ज कैप के अंदर ही मेजरली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं निफ्टी 500 के अंदर अगर करते हैं तो उसके अंदर लार्ज कैप की अगर वेटेज की बात करें तो लगभग 75% तक की रहती है, मिड कैप की 17% की वेटेज रहती है और स्मॉल कैप की 8% तक की वेटेज रहती है। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स की बात करें तो उसमें लार्ज कैप की वेटेज 48% की रहती है, मिड कैप की 34% की वेटेज रहती है, स्मॉल कैप की 18% की वेटेज रहती है, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट होता है वह मोमेंटम और क्वालिटी को देख के सिलेक्ट किया जाता है। यानी इस इंडेक्स के अंदर मेजरली जो है आपका 50 कंपनियों में निवेश होने वाला है, वो भी उन कंपनी के अंदर जिनके अंदर लगातार मोमेंटम बना हुआ है और जो क्वालिटी वाइज भी बेहतर हैं और स्टॉक के अकॉर्डिंग। बात करें अगर इस इंडेक्स फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 2005 में निवेश किया होता, यदि निफ्टी 50 के अंदर उसने अपना निवेश किया होता तो उसके 1 लाख की वैल्यू 15,56,000 रुपये तक होती। वहीं अगर निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर किया होता तो उसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 16,64,000 रुपये तक होती। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर अगर किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता 2005 में तो उसकी वैल्यू 63,17,000 रुपये तक होती। यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं, जहाँ निफ्टी 50 ने 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 500 ने भी 15% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो उसने 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बहुत ही बड़े अंतर से बीट किया है। इस फंड में मेजरली बात करें तो आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जहां लार्ज कैप के अंदर 10 स्टॉक की कैप रहेगी, वहीं मिड कैप के अंदर 15 स्टॉक की कैप रहेगी और स्मॉल कैप के अंदर 25 स्टॉक की कैप रहने वाली है। यानी जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वह
10 स्टॉक जो होंगे वह लार्ज कैप से होंगे, 15 स्टॉक मिड कैप से होंगे और 25 स्टॉक तक स्मॉल कैप से रह सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो देखा जाएगा वह ये मोमेंटम देखा जाएगा कि पास्ट में पिछले 6 से 12 महीने के अंदर किसने रिटर्न जो दिया है वह वॉलेटिलिटी को एडजस्ट करते हुए दिया है, यानी मतलब कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न दिया है और वह क्वालिटी में भी अच्छे स्टॉक रहने वाले हैं। वहीं बात करें इसके अंदर जो स्टॉक की टोटल लिमिट रहेगी वह 50 स्टॉक रहने वाले हैं। वहीं पर स्टॉक की अगर कैपिंग की बात करें तो उसके अंदर 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम जो कोई भी एक स्टॉक की वेटेज रहने वाली है वह 5% तक ही हो सकती है। वहीं बात करें इस इंडेक्स के पास्ट रिटर्न की तो निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने पिछले एक साल में 70% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 से करते हैं तो इसने पिछले एक साल में 41% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन निफ्टी 500 इक्वल वेटेज टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो उसने पिछले एक साल में 51% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और बात करें निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स की तो उसका जो रिटर्न रहा है पिछले एक साल में 44% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 26% से ज़्यादा रिटर्न रहा है और 10 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करें तो इसका जो रिटर्न रहा है पिछले एक साल में 69% से ज़्यादा रिटर्न रहा है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 5 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 10 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने काफ़ी बड़े अंतर से बाकी सभी इंडेक्स को बीट किया है और इसका आगे भी इसी तरीके का नज़रिया आगे भी रहने की उम्मीद है कि पास्ट में जो इसने रिटर्न दिया है फ्यूचर में भी कुछ इससे मिलता जुलता दे सकता है, बट पास्ट में दिया गया रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन करें। यदि किसी व्यक्ति ने इस इंडेक्स के अंदर 5 सालों के अंदर यदि 10,000 रुपये की SIP की होती तो उन्होंने जो टोटल अमाउंट जमा किया होता वह 6 लाख रुपए जमा किया होता और इसके अगर रिटर्न की बात करें तो यह 14,50,000 रुपये तक होता और इसका अगर रिटर्न देखें तो लगभग 36% तक का रिटर्न रहा है। वहीं इसका कंपैरिजन अगर निफ्टी 500 से करते हैं तो उसमें अगर 10,000 रुपये की SIP की होती तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 6 लाख होता और इसका जो टोटल अमाउंट वैल्यू बनता है वह बनता 11,30,000 रुपये तक। वहीं अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो लगभग 25% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं अगर 10 साल में बात करें तो 10 साल के अंदर अगर 10,000 रुपये की SIP की होती तो 12 लाख रुपए जमा किए होते और इसकी जो वैल्यू बनती वह लगभग 46 लाख रुपए तक बनती और रिटर्न 25% से ज़्यादा का रहता। वहीं निफ्टी 500 में अगर 10,000 रुपये की SIP की होती, 12 लाख रुपए जमा होते और इसकी जो टोटल अमाउंट वैल्यू बनती वह लगभग 31 लाख रुपए बनती और रिटर्न की बात करें तो उसका सालाना रिटर्न लगभग 18% से ज़्यादा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल और 10 सालों में दोनों में ही कितना बड़ा डिफरेंस है निफ्टी 500 का निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स के अंदर। इस इंडेक्स के अंदर अगर मेजरली सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर कैपिटल गुड्स रहने वाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज रहने वाली है, ऑटोमोबाइल्स रहने वाला है, ऑयल एंड गैस रहने वाला है, वहीं हेल्थ केयर की कंपनियां रहने वाली है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनियां रहने वाली है, कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनियां रहने वाली है, केमिकल्स वाली कंपनियां रहने वाली है, मेटल और माइनिंग से रिलेटेड कंपनियां इसके अंदर रहने वाली हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां इसके अंदर रहने वाली हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनियां रहने वाली हैं, कंज्यूमर सर्विस से जुड़ी कंपनियां रहने वाली और सर्विसेज से जुड़ी कंपनियां इसके इंडेक्स के अंदर रहने वाली हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस NFO के अंदर आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो लमसम और SIP दोनों ही केस में आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर भरत और मिस्टर भावेश जैन रहने वाले हैं।
बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 30 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.10% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि आप 30 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। साथ ही साथ आप ETF के अंदर भी इसके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह भी एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो इसके लिए अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, जबकि नॉर्मल NFO के अंदर, इंडेक्स फंड के अंदर आपको किसी भी डीमेट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं इसके अंदर भी आप 11 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में निवेश कर सकते हैं। बात करें बेंचमार्क की, तो इसका बेंचमार्क भी निफ्टी 500 मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें ETF में इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है, क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी के फंड है। तो इसके अंदर आपका जो टैक्सेशन रहने वाला है वह भी आपका इक्विटी वाला ही रहने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर आप इन फंड के अंदर निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं अगर आप नॉर्मल NFO के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप विदाउट डीमेट अकाउंट के बिना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट अगर आप ETF में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट कंपलसरी होता है। टाटा म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है, जो कि टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। यह इंडिया का पहला कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड से रिलेटेड फंड है। इस NFO के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक इंडेक्स फंड है, और इस फंड के अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों और इससे रिलेटेड इंडेक्स के अंदर ही रहने वाला है। अगर इसमें बात करें मेजरली तो दो टाइप की कंपनियां आती हैं, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस में बात करें तो उसमें स्टॉक एक्सचेंजेस आ गई, स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी आ गई, वेल्थ मैनेजर कंपनी आ गई, एसेट मैनेजमेंट कंपनी आ गई। वहीं अगर बैक ऑफिस की बात करें तो उसके अंदर क्लियरेंस एंड स्टेटमेंट वाली कंपनी आ गई, डिपॉजिटरी आ गई, वहीं रजिस्ट्रार एंड ट्रेडिंग एजेंट से रिलेटेड कंपनी आ गई। जैसे कि आप इसके अंदर आपका जो निवेश रहने वाला है वह इसी से जुड़ी कंपनी और इससे जुड़े इंडेक्स के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो जहां लोग पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करा करते थे, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में अपना पैसा कैश जाके जमा करते थे, वहीं उसी से रिलेटेड FD या पोस्ट ऑफिस में ही बेसिकली जमा करते थे, वहीं अब वह बैंक अकाउंट के थ्रू ही डायरेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वह चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर उनका डीमेट अकाउंट के थ्रू, वह अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोग कैपिटल मार्केट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ नज़र आ रहा है कि नॉर्मल सेविंग इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें वो रिटर्न नहीं मिल सकता जो महंगाई को बीट कर सके। इसी वजह से आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैपिटल मार्केट का रुख कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट में लोगों का रुझान किस तेज़ी से बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड फोलियो डबल हो चुके हैं, जो कि 20 करोड़ से भी ज़्यादा के हो चुके हैं। वहीं आप डीमेट अकाउंट भी देखेंगे तो हर साल दर साल इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मार्केट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वह चाहे IPO के थ्रू हो या म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या डायरेक्ट ट्रेडिंग के थ्रू। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ ही अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ साफ नज़र आ रहा है यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो महंगाई को बीट कर सकता है। वहीं बात करें इस इंडस्ट्री के स्कोप के बारे में, तो जहां आप देखेंगे कि USA के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर जो डीमेट अकाउंट की अगर परसेंटेज की बात करें तो 32% की है, वहीं चाइना के अंदर यह 14% है, और इंडिया के अंदर यह पहले 5% थी, और अगर 2024 के डेटे की बात करें तो यह 8% तक हो चुकी है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की परसेंटेज की बात करें तो अगर आप मेजरली टॉप के अगर देशों की बात करेंगे तो उसके अंदर सबसे कम रैंक जो है वह इंडिया का ही आता है, जहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर 192% म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं USA के अंदर 145% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कनाडा में यह परसेंटेज 103% की है, फ्रांस में ये परसेंटेज 103% की है, वहीं UK के अंदर 85% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ब्राज़ील के अंदर 67% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहीं चाइना के अंदर 19% इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर इसका कंपैरिजन हम इंडिया से करते हैं तो यहाँ पर केवल 16% लोग ही
ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा स्कोप है और फ्यूचर में इसके अंदर ग्रोथ होने की भी बहुत बड़ी संभावना है। लोगों को अभी अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर रुझान लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी बुक का है। जहां 2020 के अंदर ये 100,000 करोड़ की एसआईपी बुक थी, वहीं 21 में इसमें थोड़ी गिरावट हुई जो कि 96,000 करोड़ हो गई। वहीं 22 में बात करें तो 124,000 करोड़ की हो गई। वहीं 2023 के अंदर 155,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई और 2024 की बात करें तो यह लगभग 199,000 करोड़ की एसआईपी बुक हुई है, यानी 2 लाख करोड़ रुपए तक का इसके अंदर एसआईपी की बुक हुई है। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कैपिटल मार्केट के अंदर जो एंटर कर रहे हैं उनका पहला जो नज़रिया होता है और जो पहला उनका ऑप्शन होता है वह म्यूचुअल फंड ही होता है, जिसके थ्रू वो ईजिली कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वह अपने रिस्क को भी मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि मंथली एसआईपी करने से उन्हें एवरेजिंग का भी फ़ायदा मिलता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो इस एनएफओ का जो नाम रहने वाला है वह टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह अपने तरीके का पहला इंडेक्स फंड है इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करेगा। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इसके ऊपर एंट्री लोड और एग्जिट लोड की, तो उसके ऊपर एंट्री किसी प्रकार का लोड नहीं है। वहीं बात करें एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 15 दिन के बाद सेल आउट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप केवल 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कपिल मेनन रहने वाले हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी। कोटक म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि कोटक एमएनसी फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 7 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में नहीं भी निवेश कर पाए तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। वहीं जानते हैं अब इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली यह फंड एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है जो कि एमएनसी से रिलेटेड थीम को फॉलो करेगा, और इसके अंदर आपका जो निवेश किया जाएगा वह इसी से जुड़ी कंपनियों के अंदर किया जाएगा, जिसके अंदर अगर बात करें तो मेजरली इंडियन कंपनी हो सकती है, और या फिर इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कोई बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है जो मिलके इंडिया में व अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस या स्टोर चला रहे हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। तो इसके अंदर मेजरली होल्डिंग इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करने वाली कंपनियों का ही रहने वाला है। इसी के अंदर आपका मेजरली निवेश होने वाला है। मेजरली इसके टॉप 10 सेक्टर की बात करें तो उसके अंदर ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली कंपनियां हैं, डाइवर्सिफाइड वाली कंपनियां हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनियां हैं, हेल्थ केयर वाली कंपनियां हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंपनियां हैं, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनियां और टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियां रहने वाली हैं। जो टॉप 10 के सेक्टर इसके अंदर रहने वाले हैं मेजरली वह ये सभी सेक्टरों को कवर करने वाला है। बात करें एमएनसी इंडेक्स रिटर्न की, पास्ट में इसने किस तरीके का रिटर्न दिया है तो उसने पिछले सालों के अंदर अगर बात करें पास्ट में तो उसने 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी 50 ने 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स और निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को एमएनसी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप देख सकते हैं इसने पिछले सालों के अंदर दोनों ही इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो आगे फ्यूचर में भी इसकी संभावना हो सकती है, बट पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखकर ही निवेश का कोई भी डिसीजन करें। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह कोटक एमएनसी फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं।
वहीं यह एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है, तो इसके अंदर नॉर्मल इक्विटी फंड की तुलना में रिस्क भी आपका ज़्यादा ही रहने वाला है। यदि आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो आप थीमेटिक फंड से दूरी ही बना के चलें, बट अगर आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 10% तक एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं एक साल के बाद अगर विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर हर्षा उपाध्याय, मिस्टर धनंजय और मिस्टर अभिषेक रहने वाले हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एलोकेशन रह सकता है। वहीं इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड अदर एमएनसी के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं डेप्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 0 से 20% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है, और यूनिट ऑफ रिट्स के अंदर भी आपका 0 to 10% का इन्वेस्टमेंट रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो एक बार अपना रिस्क प्रोफाइल और अपने पोर्टफोलियो को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन ले, और इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि एक्सिस निफ्टी 500 वैल्यू 50 इंडेक्स फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 4 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। एक्सिस का यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं, तो जहां निफ्टी 50 ने पिछले एक साल के अंदर 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका एक टोटल एवरेज रिटर्न की बात करें तो उसने लगभग 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। वहीं बात करें निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स की, तो उसने पिछले एक साल में 86% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 43% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 10 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 15 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर ऑन एन एवरेज रिटर्न देखें तो उसने 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इसके अंदर टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर कमोडिटी के अंदर 32% का वेटेज रहने वाली है, एनर्जी सेक्टर में 28.3% की वेटेज रहने वाली है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 23.9% की वेटेज रहने वाली है, यूटिलिटी के अंदर 11.4% की वेटेज रहने वाली है, और सर्विसेज के अंदर 2.9% की वेटेज रहने वाली है। वहीं बात करें टॉप 10 स्टॉक्स एलोकेशन की, तो उसके अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर 5.9% की वेटेज है, एनटीपीसी के अंदर 5.5% की वेटेज है, कोल इंडिया के अंदर 5.3% की वेटेज है, ग्रेसिम इंडस्ट्री के अंदर 5.1% की वेटेज है, वेदांता लिमिटेड के अंदर 4.9% की वेटेज है, पावर ग्रिड के अंदर 4.9% की वेटेज है, हिंडाल्को के अंदर 4.8% की वेटेज है, एसबीआई बैंक के अंदर 4.6% की वेटेज है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर 4.3% की वेटेज है, और टाटा स्टील के अंदर 4.1% की वेटेज है। वहीं बात करें एसआईपी रिटर्न की, तो उसने पिछले एक साल में 67% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 53% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 48% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 10 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में, तो यह फंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। वहीं इसके अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.25% का एग्जिट लोड लगेगा, और 15 दिन के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके बेंचमार्क की, तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 वैल्यू 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कार्तिक और मिस्टर हितेश रहने वाले हैं। बात करें निवेश की, तो उसके अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जहां रेगुलर प्लान के अंदर इसका एक्सपेंस रेशो 1% तक का रह सकता है, वहीं डायरेक्ट के अंदर 0.30% तक का रह सकता है।
वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया कम से कम 5 साल या उससे ऊपर का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। वहीं बात करें इसके ऊपर टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आपको यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा और अगर उसे आप 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप अपने इस अमाउंट को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तब देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1.25 लाख से ऊपर होता है, और अगर 1.25 लाख से कम होगा तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि सैमको मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 10 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में, यह किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बेसिकली मल्टी कैप के अंदर आपका मिनिमम 25% तीनों ही मार्केट कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी 25% आपका लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, 25% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होता है और 25% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहाँ भी सूटेबल लगता है और जहाँ उसे ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांस होते हैं, इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी में वह अपना एलोकेशन बढ़ा देता है। यानी ये बेसिकली 3 in 1 कैटेगरी की तरह से काम करता है, जिसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के फंडों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं इसके अंदर जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहता है वह 25% हमेशा तीनों ही मार्केट कैप के अंदर रहता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर। अब जानते हैं सैमको मल्टी कैप फंड किस तरीके से काम करेगा। जहां नॉर्मल मल्टी कैप फंड 3 in 1 स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यानी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में मिनिमम 25% रखते हैं और बाकी का बचा हुआ 25% वह या तो लार्ज कैप में या मिड कैप के अंदर या स्मॉल कैप के अंदर एलोकेट कर देते हैं। वहीं अगर सैमको की बात करें तो यह 4 in 1 स्ट्रेटजी पर चलने वाला है। यहाँ पर ये अपना मिनिमम 25% लार्ज कैप में रखेंगे, 25% मिड कैप में रखेंगे और 25% स्मॉल कैप में रखेंगे, और बाकी का बचा हुआ 25% ये बियॉन्ड निफ्टी 500 के बाहर की जो माइक्रो कैप की कंपनियाँ होगी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी इसके अंदर बेसिकली जो एलोकेशन रहने वाला है 25% लार्ज कैप के अंदर आएगा, 25% मिड कैप के अंदर, 25% स्मॉल कैप के अंदर और 25% माइक्रो कैप की कंपनियां में जो निफ्टी 500 के यूनिवर्स के बाहर की कंपनियां होंगी। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के भी चांस हैं, क्योंकि इसके अंदर और भी माइक्रो कैप का भी एलोकेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियाँ आती हैं। बेसिकली मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप के अंदर काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। सैमको मल्टी कैप के एलोकेशन की बात करें तो उसके अंदर 25% लार्ज कैप में रहने वाला है, 25% मिड कैप के अंदर, 25% स्मॉल कैप के अंदर और 25% बियॉन्ड निफ्टी 500 के बाहर की जो कंपनियां होगी उसके अंदर रहने वाला है। बात करें स्कीम डिटेल की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट की तो आप इसके अंदर लमसम की केस में 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी केस में आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले अगर 10% तक विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं। वहीं 1 साल के बाद अगर विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं रहने वाला। वहीं बात करें टैक्सेशन की तो क्योंकि यह इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और अपनी पोर्टफोलियो की सूटेबिलिटी चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लें।
दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और यदि कि हमें कौन से एनएफओ में निवेश करना चाहिए, क्योंकि आए दिन एनएफओ की इतनी भरमार होती है और कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर जो है ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसके लिए कौन सा एनएफओ सूटेबल रहेगा। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आप अगर बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। बट अगर आप मेच्योर इन्वेस्टर हैं और थीमेटिक फंड का कोई ऐसा थीम है जिसके ऊपर आपको लगता है कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, तो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से आप दूरी ही बना के चलें। साथ ही साथ आप एनएफओ की सभी की डिटेल ले सकते हैं, बट आप ये देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में उससे रिलेटेड कोई और फंड तो नहीं है, कहीं आप डुप्लीकेसी तो नहीं कर रहे। इसे आप इस एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 2 स्मॉल कैप के फंड चल रहे हैं और वहीं किसी नई एएमसी ने कोई नया स्मॉल कैप फंड का एनएफओ लॉन्च किया है, तो आप उसमें केवल इसलिए इन्वेस्ट ना करें कि उसकी एनएवी आपको 10 रुपये की मिलेगी और ये नया एनएफओ आ रहा है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस कैटेगरी के 2 फंड हैं। आप इसे इस बात से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक टू व्हीलर है और आप कहीं जाते हैं तो आप उस टू व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में हर रोज़ नया टू व्हीलर आ रहा है तो आप हर रोज़ नया टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे। वहीं अगर कोई नई कार आ रही है और आपके पास कार नहीं है तो आप कार का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि कार आपके लिए यूटिलाइज रहेगी। क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कार का यूज़ ईजिली कर सकते हैं, यहाँ पर आपका टू व्हीलर आपको काम नहीं दे पाएगा। इसीलिए आपको उसी एनएफओ या फंड का चुनाव करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में पहले से ना हो। वहीं आप बाकी सभी एनएफओ की डिटेल ज़रूर ले सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज बनी रहे। आशा करता हूँ कि फ्यूचर में आपको फ़ंड का चुनाव करने में आसानी होगी। और यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।